तो बच्चों एक अच्छी सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ए थिन रॉड इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज्ड। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू फॉर विच इट्स लोअर एंड डज नॉट स्लिप जस्ट आफ्टर रिलीज। मतलब छोड़ने के तुरंत बाद ये स्लिप ना करे, ठीक है। मतलब जिस मोमेंट पे हमने छोड़ा उस मोमेंट पे ये पॉइंट जो है वो स्लिप ना करे। इसकी टेंडेंसी पीछे की तरफ स्लिप करने की होगी, तो स्लिप नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि म्यू की कितनी वैल्यू आएगी और थीटा की कोई भी वैल्यू पे लेट मान लेते हैं। अगर हमें न्यूमेरिक आंसर निकालना होगा तो थीटा की कोई जनरल वैल्यू दे देगा। लेट अस सपोज 30 डिग्री पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम जनरल थीटा के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं, फिर 30 डिग्री वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको छोड़ेंगे और इन्होंने कहा कि ये पॉइंट स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम ये मान के ही चलेंगे कि ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ठीक है। जो कि इन्होंने बोल दिया है इसका मतलब ऐसा होना है, तो हम ये मान लेंगे कि ऐसा ही हो रहा है और देखेंगे कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर ये पॉइंट हिल नहीं रहा है तो इस पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट या हिंज पॉइंट के जैसा ट्रीट कर सकते हैं और ये रॉड क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगी स्लिप करने की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पे ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये L/2 रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा। तो कुछ रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल जो इसका सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। तो उसके लिए आपको एक ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए रॉड के अलोंग, ठीक है। और उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इधर की तरफ हमें कह सकते हैं कि फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। वो डिफरेंट एंगल पे डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास का अगर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, और अगर इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना। तो अभी ऐसे मान लो कि जब स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है इसके पीछे की तरफ स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, तो जनरली जो है फिर इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, म्यू इंटू एन। म्यू एन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मैं FR मानता हूँ, सिंपल FR मानता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। म्यू एन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो म्यू एन हो सकता है, ठीक है। म्यू एन लगेगा कि नहीं लगेगा ये चर्चा का विषय है और इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे बच्चों इन्होंने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें स्लिपिंग के चांसेस बनते हैं तो इन्होंने कहा कि स्लिप नहीं करना चाहिए। तो हम ये निकाल लें कि नो स्लिपिंग के लिए हम जानते हैं कि जो जनरल कंडीशन है पूरी मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर नो स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग नहीं होनी है उस मोमेंट पे, तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो हमने यहाँ पे माना है, जो लग रहा होगा फ्रिक्शन की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटी होनी चाहिए। मतलब स्लिपिंग को रोकने के लिए जिस फ्रिक्शन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी लिमिटिंग से छोटी है तो बेटा रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बट अगर लिमिटिंग से बड़ी है तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, राइट। तो हम ये देख लें कि हमें इस मोमेंट पे अगर स्लिपिंग को रोकना है तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इस पॉइंट को स्टैटिक मानते हुए जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन से छोटी होनी चाहिए। यानी क्योंकि अगर म्यू एन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये पॉइंट फिर रुक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द जनरल कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग इन एनी केस। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फ़ा है। तो इसको दोबारा से यहाँ पे डायग्राम रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे जो mg लगेगा इस तरह से लग रहा है mg। ये लेंथ L/2 है यहाँ तक, ठीक है। तो लेंथ इसकी मान लेते हैं, मास m है, लेंथ L ले लेते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगाएंगे अबाउट दिस, क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस है तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा mg इंटू L/2 cos थीटा, और mL²/3 होगा इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3g cos थीटा
डिवाइडेड बाई 2L, ये बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी, राइट। और जस्ट आफ्टर रिलीज़ अगर हम बात करें तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ओमेगा है नहीं। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसके पास दो एक्सेलेरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा आर अल्फ़ा, तो रेडियस L/2 है अल्फ़ा इस, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है इस डायरेक्शन में, बट वो 0 है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है ना। तो जब वो है नहीं बेटा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि L/2 अल्फ़ा का एक कंपोनेंट इधर आएगा y में, एक x में आएगा, तो जो x में आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन बनाई थी वो इधर की तरफ बनाई थी इनिशियली। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो ये अगर एंगल देख लिया जाए कितना, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये L/2 अल्फ़ा साइन थीटा होगा, और जो ए सेंटर ऑफ मास जो y डायरेक्शन में है वो डाउनवर्ड L/2 अल्फ़ा कॉस थीटा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट है फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा लूँ तो फ्रिक्शन चूँकि ऐसे लग रहा है यहाँ पे और ये ऐसे नॉर्मल लग रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है m, और ax की वैल्यू है L/2 अल्फ़ा साइन थीटा, तो साइन थीटा है, और अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 3g cos थीटा डिवाइड बाई 2L। तो ये हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू y डायरेक्शन में अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो आप देखिए नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, तो mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो mg माइनस n इट इज़ इक्वल टू m इंटू ay। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ रही है mg माइनस m/ay, और ay की वैल्यू है बच्चों L/2 अल्फ़ा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे आ रहा है g माइनस L/2 कॉस थीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो 3g कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2L। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी हमने, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करी। ये जो फ्रिक्शन है दिस इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, मतलब अगर हमें स्लिपिंग नहीं चाहिए तो इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए, वहाँ पे इतना फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर इससे इतना फ्रिक्शन अगर मौजूद है वहाँ पे तो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो जो भी फ्रिक्शन बच्चों हम कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं वो हमेशा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है, कितना लग सकता है, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन μn। तो फॉर नो स्लिपिंग जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो कि ये वाली वैल्यू है m, और यहाँ पे L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे 3g, तो 3/4 आ जाएगा mg cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये छोटा होगा या बराबर होगा μn से, ठीक है, μn, और n की वैल्यू ये रख देंगे आप, ये लंबी सी वैल्यू अगर आप रख देंगे तो यहाँ से म्यू में एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को आई थिंक यू विल गेट 3/2 ऊपर आएगा साइन 2 थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए 3/2 साइन 2 थीटा अपॉन 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इनइक्वालिटी को अगर सिंप्लीफाई आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ग्रेटर आर इक्वल टू का मतलब ये दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, और 30 डिग्री पुट कर देंगे, दिस इज साइन 60 और ये साइन स्क्वायर 30, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम।
एक अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों। इस प्रॉब्लम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कंप्लीट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। ए रॉड ऑफ लेंथ एल फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एट पॉइंट ए। दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है, विद द वेलोसिटी v नॉट एंड नो एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जब ये कोलाइड कर रही है तो कोलाइड करने से जस्ट पहले इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, केवल लीनियर वेलोसिटी है डाउनवर्ड v नॉट। मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन करते हुए आ रही है और फ्रिक्शनलेस स्मूथ ग्राउंड पे इलास्टिकली कोलाइड करती है, ठीक है ना। एज्यूमिंग दैट द इम्पैक्ट एट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड इमीजिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के जस्ट बाद आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये कोलिजन का नेचर बदल सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम में पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दे सकता है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जस्ट बिफोर इम्पैक्ट है बेटा, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, ये अभी जस्ट टच नहीं कर रहा है, ऐसा मान लो, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। तो इसका हर पॉइंट v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होगी, हर पार्टिकल इसका v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो जब मोशन था इट वाज प्योर ट्रांसलेशन। जब इम्पैक्ट हुआ होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगा होगा, है ना। दिस इज योर इम्पल्सिव फोर्स, राइट। दिस इज, ये इम्पल्सिव नॉर्मल लगा है और एक ग्रेविटी तो लगी रही है हमेशा, है ना। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन। इम्पल्सिव नॉर्मल के सामने ये जो ऑर्डिनरी ग्रेविटी होती है, आप जानते हैं कि दिस इम्पल्सिव नॉर्मल इज फार ग्रेटर दैन द ग्रेविटी। तो अगर हम dt टाइम इंटरवल के लिए चेंजेस कंसीडर करें एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम में, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, बेसिक इलस्ट्रेशंस में हम पढ़ते हैं कि इम्पल्सिव फोर्सेस अगर लग रहे हो, साथ ही साथ ऑर्डिनरी फोर्सेस भी लग रहे हो ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, तो हम जानते हैं अगर हम बहुत छोटा टाइम इंटरवल लें dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो कि इम्पैक्ट का टाइम इंटरवल जनरली बहुत छोटा होता है, तो ऐसे छोटे टाइम इंटरवल में हम ऑर्डिनरी फोर्सेस की वजह से आने वाले चेंजेस, जो भी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस होते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन सिंपली से दैट वी कैन इग्नोर दिस ग्रेविटी विद एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इम्पैक्ट, बिकॉज दिस इज इम्पल्सिव इन नेचर विच इज थाउजेंड्स टाइम ग्रेटर दैन द ग्रेविटी, राइट। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो एक तो सिंपल लीनियर, दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स तब अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से जब तक अगर आप कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोई ऐसी एक्सिस, कोई ऐसा पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं जिसके अबाउट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये मानेंगे कि कोलिजन के जस्ट बाद सिचुएशन क्या है। तो कोलिजन के जस्ट बाद लेट अस सपोज, क्योंकि ट्रांसलेशन भी होगा और इस नॉर्मल की वजह से एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगेगा, तो बॉडी में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी एंड बॉडी में कुछ वेलोसिटी v आ जाएगी, राइट। लेट अस सपोज वेलोसिटी v आ गई सेंटर ऑफ मास में और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से बॉडी रोटेट करने लगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक v है और एक ओमेगा है। तो एक तो आप चाहो तो इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी, तो एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी। और चूँकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं लिख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन में ही होगी। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा नहीं सकते बिकॉज नॉर्मल है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर dt टाइम इंटरवल देखूं, dt टाइम इंटरवल, तो dt बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट के अबाउट हम कह सकते हैं कि टॉर्क 0। अगर इस पॉइंट को मैं a कह रहा हूँ तो टॉर्क अबाउट a 0 है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटी को, mg को निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, है ना, लंबे समय के लिए निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो कि इम्पैक्ट के दौरान छोटा सा टाइम इंटरवल है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो कोई टॉर्क नहीं है, बिकॉज नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा और mg ऑर्डिनरी है, इसकी वजह से कोई खास एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट पॉइंट ए।
अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ अगर हम चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन में हमें 2 डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ये पॉइंट पे लगाएं तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो कोलाइड करने से पहले कितना एंगुलर मोमेंटम रहा होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा सेंटर, कोई ट्रांसलेटरी मोशन में पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, और इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, ये थीटा गिवन है प्रॉब्लम में हमें, दिस एंगल इज़ थीटा गिवन, तो ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज L/2 एंड दिस लेंथ इज L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा रॉड का इनिशियल मास m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v0 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसके अबाउट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, अब हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दोनों तरफ क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मानेंगे। तो चूंकि यहाँ पे रॉड का इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ग्राउंड पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर जनरल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे रिजिड बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आएगा आई सेंटर ऑफ मास, दैट इज ml²/12 इंटू ओमेगा, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। और इस पॉइंट के अबाउट अगर वह सेंटर ऑफ मास का जो इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास हो रही है, तो एम आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ये जो डिस्टेंस आएगी आप देख सकते हैं, ये वंस अगेन जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट है, तो अभी कोई इसमें चेंज नहीं आया है, तो ये L/2 cos थीटा ही रहेगा। ठीक है ना, इस पे कोई बदलाव नहीं है, तो ये थीटा ही रहेगा, क्योंकि इम्पैक्ट के तुरंत बाद हम जानना चाह रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वी विल टेक इट विद माइनस साइन, तो mv L/2 cos थीटा। ठीक है ना, ये mv इंटू वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो आप देख सकते हो क्योंकि आर वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी इधर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, आर क्रॉस वी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक इक्वेशन बच्चों यहाँ से बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना लेते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 1 होगी, और ये ई हम जानते हैं क्या होता है, ये नॉर्मल के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे कोलिजन से पहले अगर हम देखें तो 1 इक्वल टू कोलिजन से पहले ये जो बॉडी, ये पॉइंट जब कोलाइड कर रहा था तो डाउनवर्ड वेलोसिटी v0 थी, बिकॉज हर पॉइंट इसका v0 वेलोसिटी से गिर रहा था, और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये वाली वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच v0 हो जाएगी, और कोलिजन के बाद अगर हम देखें इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी बहुत सिंपल अप्लाई कर सकते हैं कि ए की वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में, तो ए की वेलोसिटी हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में, ये सिंपल रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले देखते हैं कि ए की नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन मानेंगे, दिस लेंथ विल बी L/2, तो रॉड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी L/2 ओमेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इसमें वेक्टर जोड़ेंगे v। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो हमारी ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी, और ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो आई थिंक दिस एंगल विल बी थीटा। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, गलत ना हो कहीं पे। तो परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट की कोलिजन के बाद नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी v प्लस L/2 ओमेगा cos थीटा। ठीक है, और ग्राउंड की 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 0, ठीक है ना, +0 या -0 जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन v प्लस L/2
ओमेगा कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट। तो आप देख रहे हैं कि हमने दो इक्वेशन यहाँ पे बना ली हैं, ठीक है ना। तो v प्लस एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आएगा, साइन इधर आएगा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। तो v प्लस एल बाई टू कॉस थीटा ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है, बिकॉज ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो तो जीरो है और कोलिजन के पहले रिलेटिव स्पीड v नॉट थी। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सिंपल हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, ओमेगा और v दो वेरिएबल हैं। तो इस तरह से इनको हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट, सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 6v नॉट कॉस थीटा ओमेगा इक्वल टू 6v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई l ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच्चों आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स।